बेटा आप लर्निंग आउटकम देखिए, हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम आपको आ रहा है। स्टेट द electromagnetic waves are transverse wave and travel with the speed. Okay. Recall the approximate range of wavelengths in free space of a principal region of the electromagnetic spectrum from radio to gamma. Recall, okay, 400, 700, visible to human eye. अब फर्स्ट थिंग आ गई, व्हाट इज मेंट बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। बेटे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक उस चीज को कह रहे हो जिसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और एक मैग्नेटिक फील्ड भी है। इलेक्ट्रो वर्ड इसलिए यूज कर रहे होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड। और हमारे पास ये जो है मैग्नेटिक जो वर्ड है ये मैग्नेटिक फील्ड के लिए लगता है। और स्पेक्ट्रम हम कह रहे होते हैं किसी चीज के डिफाइंड सीक्वेंस को। अगर मैं कह रहा हूँ डिफाइंड है और सीक्वेंस में कह रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि सीक्वेंस किसी चीज के ऊपर बेस की जाती है ना। अच्छा, इसमें सारी वो वाली वेव्स होंगी, ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रिक कंपोनेंट भी आ रहा होगा, मैग्नेटिक कंपोनेंट भी आ रहा होगा, वेव दोनों के परपेंडिकुलरली मूव करती है बाय फॉलोइंग द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। अब फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, वैसे मैंने बताया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हम कहते हैं, यानी इन अदर वर्ड्स और इसको इंटरप्रेट करें सिंपल वर्ड्स के अंदर एट दिस लेवल, तो हम कह देंगे वो वाली वेव्स है जो कि हमारे पास जिनको पास विच कैन पास थ्रू वैक्यूम। ठीक है, हमारे पास कैन पास ऐसी चीज जिसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो मैग्नेटिक फील्ड भी हो, वो पास कर सके, पास थ्रू वैक्यूम। कैसे पास कर जाती है? फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई होता है बेटे। फर्दर लेफ्ट हैंड रूल हम A2 में पढ़ते हैं, इसमें है नहीं, करने की जरूरत नहीं। यानी कि हमारे पास देखो हर चीज को प्रोपेगेट करने के लिए एनर्जी चाहिए ना, तो यहाँ पे एनर्जी क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड भी एनर्जी देती है, मैग्नेटिक फील्ड भी एनर्जी देती है, तो इसका मतलब वो किसी मीडियम मटेरियल मीडियम के अलावा वैक्यूम में से भी पास कर जाती है। ठीक है, तो हमारे पास ये फ्री स्पेस के अंदर ये मूव कर सकती हैं। तो इसका मतलब हमारे पास, इसको अगर मैं डिफाइन करूं कि हमारे पास है क्या, ये कि अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो है, तो वी कैन राइट डिफाइंड सीक्वेंस ऑफ ऑल ट्रांसवर्स, ये सारी ट्रांसवर्स वेव्स हैं। ठीक है, वेव्स which do not need a state of matter to propagate. To propagate mean to travel, यानी they can pass to vacuum, कहने का मतलब ये है इनको ट्रेवल करने के लिए किसी स्टेट ऑफ मैटर की जरूरत नहीं होगी हमें। अच्छा, अब फर्दर आते हैं इसके बाद, इनका रिलेटिव ऑर्डर डिफाइंड सीक्वेंस है ना, तो डिफाइंड सीक्वेंस किस ऊपर बेस कर रही है, वो चीज इंपॉर्टेंट आती है हमारे पास कि रिलेटिव ऑर्डर क्या होगा। क्योंकि हमारे पास हम कह रहे हैं इट कैन पास थ्रू वैक्यूम, इट कैन प्रोपगेट, इट कैन ट्रेवल। कोई चीज वेव ट्रेवल कर रही तो वेलोसिटी डिफाइन होती है बेटे उसकी। ठीक है, अगर वेलोसिटी डिफाइन हो रही है तो इसका मतलब फॉर्मूला तो हम वेव का पढ़ते हैं, v इक्वल्स टू एफ लैम्डा। ठीक है, ठीक, तो हमारे पास तो फॉर्मूला हमने अप्लाई कर दिया सिंस v इक्वल्स टू एफ लैम्डा है। और फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए बेटे v जो होगा वो हम स्मॉल c से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसकी वैल्यू 3.00 टाइम्स 10 टू रेज पर 8 मीटर पर सेकेंड है, विच इज कांस्टेंट इन वैक्यूम। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं फिर c इक्वल्स टू एफ लैम्डा। नाउ इफ यू मेक दिस फ्रीक्वेंसी एज सब्जेक्ट, दिस इज c ओवर लैम्डा हो गया। अब बेटे c की वैल्यू आपने कह दिया कांस्टेंट है, तो मैं फर्दर लिख सकता हूँ फ्रीक्वेंसी जो है दिस इज इक्वल टू न्यूमरेटर इज कांस्टेंट ओवर लैम्डा। तो फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंडेंट होगी? इट इज डिपेंडिंग डायरेक्टली ऑन 1 over lambda. So it means if
we sketch a graph between frequency and wavelength and तो हमारे पास क्या क्या चीजें आ रही होंगी. Suppose we are having frequency along vertical axis in hertz या second inverse भी लिख सकते हो, and horizontal axis we are having 1 over lambda in meter inverse. The graph between them must be a straight line from the origin like this way. ठीक है. अब इस ग्राफ का ग्रेडियंट जो आएगा बेटा, स्ट्रेट लाइन का ग्रेडियंट की वैल्यू हर जगह सेम होती है, और इसका ग्रेडियंट डिफाइन किसको करेगा? स्पीड को रिप्रेजेंट करेगा. इस ग्राफ का जो ग्रेडियंट है बेटा वो स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहा है ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेरिएशन. ठीक है, हियर इन दिस केस. अच्छा, और व्हाट इफ इंस्टेड ऑफ दिस वन एग्जामिनर हमें एक और किस्म का ग्राफ देता लाइक दिस वे. इंस्टेड ऑफ 1 over lambda, now if he gives lambda along horizontal axis, तो बेटे यहाँ पे हमारे पास क्या ग्राफ क्या होगा? इसका कर्व ग्राफ आ रहा होगा. ये कर्व ग्राफ आएगा. ठीक है, कर्व ग्राफ का मतलब ये है कि अगर मैं डिफरेंट वैल्यूज कंसीडर करता हूँ बेटे एट डिफरेंट पोजीशन, यहाँ पे मैंने वैल्यू ले ली, दिस इज लैम्डा 1 आ गया, लैम्डा 1 और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ गई f3. इस जगह मैंने वैल्यू ली, दिस इज लैम्डा 2 और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होगी f2. यहाँ पे आ गई वैल्यू लैम्डा 3 और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ गई f1 के. अब इनका प्रोडक्ट अगर हर जगह जो आ रहा है बेटा वो कांस्टेंट होगा, यानी आई मीन टू से f1 f3 क्योंकि इनवर्सली हैं. लैम्डा 2 f2 जो है इज इक्वल लैम्डा 3 f1. ये प्रोडक्ट कांस्टेंट आ रहा है, और ये प्रोडक्ट किसके बराबर आएगा? ये भी स्पीड के बराबर आ रहा है. ठीक है, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट. तो इसकी हमारे पास क्या मतलब स्पीड की वैल्यू कांस्टेंट है इसकी. ठीक है, क्योंकि इस तरह भी पता चल गया, इस तरह भी हमें आइडिया होता है. अच्छा, अगर हमारे पास का मतलब है इफ वी इंक्रीज द वेवलेंथ तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी? इवेंचुअली साथ डिक्रीज करेगी. अगर हमारे पास वो डिक्रीज करेगी तो रिलेटिव ऑर्डर हमने डिफाइन करना अब इनके इन बिटवीन. तो क्या ऑर्डर आता है बेटे? हम हमारे पास रिलेटिव ऑर्डर इनके इन बिटवीन अगर डिफाइन करना है तो हमारे पास, और ये हमने इतना कवर कर लिया कि जितनी वेवलेंथ ज्यादा होती जाएगी तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू डिक्रीज करती जाएगी. तो यहाँ पे वेवलेंथ जो है इन मीटर वो हमारे पास इंक्रीज कर रही है टुवर्ड्स राइट साइड. ठीक है, और ये हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है इन हर्ट्ज या सेकंड इनवर्स ये इंक्रीज कर रही है टुवर्ड्स लेफ्ट साइड. ठीक है, तो ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी को देख ली कि किस तरह फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करती है, और ये हमने वेवलेंथ पे लिख ली. टॉपिक थोड़ा सा ओ लेवल जैसा. और यहाँ पे बेटे ऑर्डर आ जाएगा, और यहाँ पे उसकी पावर ऑफ 10 का ऑर्डर आ जाएगा. 10 ऑर्डर यानी कि उसकी वैल्यू कह लो. ए लेवल में याद करनी होती है, नहीं तो टॉपिक बाकी तो ओ लेवल जैसा बनता है. बेटे हमारे पास होगी दिस इज गैमा, गैमा रेज, फिर एक्स रेज, एक्स रेज लिख लो, एक्स वेव्स लिख लो, दोनों ठीक है. देन अल्ट्रा वायलेट, विजिबल लाइट, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स, देन रेडियो वेव्स. ठीक है. अच्छा, अब ये ऑर्डर बेटा जिसने आपने उलर्न में याद किया वही कोई चीज चेंज तो की नहीं. अब इसमें ऑर्डर बेटा कैसे याद करना है? ये ऑर्डर पावर ऑफ 10 मैं लिख रहा हूँ वेवलेंथ का. ठीक है, वेवलेंथ का ऑर्डर लिखने है ऑर्डर ऑफ लैम्डा इन मीटर. बेटा ये याद रखना कि ये 10 टू रेस पर 0 1 के बराबर होता है. पेपर में इसने पहले 100% क्वेश्चन है एमसीक्यू के अंदर. इसके अंदर कोई पेपर सो फॉर अभी तक मेरी नजर से नहीं गुजरा जिसमें क्वेश्चन ना आया हो इसके अंदर. ठीक है, यानी इसी जो नीचे वैल्यू लिखा हूँ ये -2 से -2 हो गया, ये -4, -6, 2 के डिफरेंस में लिखता जा रहा हूँ, -8, -10 एंड -12.
अगर यानी कि पेपर पूछता है कि अल्ट्रावायलेट की वेवलेंथ कितनी है, तो ये है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी भी पूछ सकता है, लाजमी नहीं वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी भी पूछ सकता है। अगर और इससे ये नहीं याद करने से पहले सर क्या आ रहा था, 4.2 आ रहा था, यानी 4.2 टाइम्स 10 टू, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और इसको याद नहीं करना, हमने सिर्फ पावर ऑफ 10 ऑर्डर ऑफ लैम्डा में लिख रहा हूँ। ठीक है, ये वाली मीटर्स के अंदर वैल्यू आ रही। और अगर बेटे किसी भी चीज की फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने के लिए कहता है टू कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी, तो वहां पे हम सिंपली क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे एफ इज इक्वल टू सी ओवर लैम्डा। सी की वैल्यू जो भी है उसका हमने ऑर्डर मल्टीप्लाई 10⁸ मल्टीप्लाई किया, यानी कहने का मतलब ये है कि होती ना ये वैल्यू होती 3.00 टाइम्स 10⁸ इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, ये नहीं है अब, क्योंकि हम पावर ऑफ 10 ले रहे हैं। तो जो भी हमारे पास यहाँ पे पावर आ जाएगी बेटे, यहाँ पे 10 की पावर जो भी लिखोगे उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास दूसरी वैल्यू आ जाएगी। तो बेटे हमारे पास लैम्डा की वैल्यू हमारे पास जो भी कुछ भी पुट करते हो इस जगह पे, तो आपको कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी आ जाएगी बेटे। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये तो एक हो गया, ये तो हमारे पास बेटे इनका ऑर्डर भी हो गया, मैंने फ्रीक्वेंसी का भी बता दिया किसने कैलकुलेट करना है। कोई भी अगर आपने ये वाली वैल्यू पुट करते हो यहाँ पे, तो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी का पावर ऑफ 10 सिलेबस के अंदर है, पूरी वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर हम इसी को फर्दर देखेंगे, विजिबल लाइट है, ठीक है, अब विजिबल लाइट का पूरा याद करना जरूरी होता है। जैसे रिकॉल द वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट ह्यूमन आई, जो इट्स रेंज फ्रॉम 400 टू 700। अब इसी के अंदर विजिबल स्पेक्ट्रम के अंदर मर्ज करना है विजिबल स्पेक्ट्रम। अब विजिबल स्पेक्ट्रम का बेटा जो रिलेटिव ऑर्डर बन रहा होता है, दिस इज फ्रॉम 400 टू 700 होता है। अब बेटे इसका जो हमारे पास ऑर्डर है, ये यहाँ पे वेवलेंथ का ऑर्डर लिख रहा हूँ, लैम्डा लिख रहा हूँ इन नैनोमीटर, लेकिन यहाँ पे हमें वैल्यूज तक चाहिए होंगी। ठीक है, यानी कि दिस इज, मैं पूरा नहीं लिखूंगा, विबगर VIBGYOR। बेटे इनकी इसकी रेंज होती है फ्रॉम 400 टू 700। रिमेंबर दिस इज नैनोमीटर। ठीक है, मीटर में नहीं, अब नैनोमीटर के अंदर आ रही है। नैनो मीन्स टाइम्स 10 टू स्मॉल n m 10 टू द -9 मीटर। ठीक है, नैनो का मतलब है 10 टू द -9 मीटर, यानी 400 टाइम्स 10 टू द -9 मीटर है ये। और इंटरनल वैल्यूज आपने कैसे लिखनी है इनकी फर्दर, बेटे 50-50 के डिफरेंस से लिखते जाओ इनको। तो 400 से 700 टोटल रेंज जो याद रखनी है आपने। और अगर कहता है कि ग्रीन लाइट की कितनी है, येलो की कितनी है, तो 50-50 के डिफरेंस से लिखते जाएंगे, इट बिकम्स 450। ठीक है, नेक्स्ट इज 500, 550, 600, 650 एंड 700। ठीक है, अब पेपर बेटे, अब देखो इसकी ये मैंने मिडिल वैल्यू लिखी है, देखो रेंज इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक जा रही होगी, हमने एवरेज वैल्यू देखनी होती है, मिडिल वैल्यू, ये मैं मिडिल वैल्यू लिख रहा हूँ सारों की। 400 टू 700 रेंज है इसकी, और उस रेंज के अंदर आपका आंसर आना चाहिए सारा। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसके बाद आता है कि बेटे कॉमन प्रॉपर्टीज क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की। ऑल EM बेटे आप कैम्ब्रिज में भी इस तरह लिख सकते हो, वेव्स, पहली चीज, पहली जो प्रॉपर्टी आती है बेटे, ये ट्रांसवर्स वेव्स हैं। ठीक है, ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर, यानी ट्रांसवर्स वेव्स हैं। बेटे ट्रांसवर्स वेव को हम पोलराइज कर सकते हैं। अब पोलराइजेशन बहुत डिटेल के अंदर कल वाली ये नेक्स्ट क्लास के अंदर है, क्योंकि पहले इतनी डिटेल में, अब डिटेल में आ गया होगा। ठीक है, वो कल वाली क्लास में आ गया, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, लेकिन वो है, मैंने डिटेल नहीं अभी समझाऊंगा, क्योंकि टॉपिक डिविएट करेंगे। पूरा टॉपिक है वो, पूरा टॉपिक मीन्स अगर आप देखते हो ये पोलराइजेशन, देखो पूरा टॉपिक में आ गया 7.5। ठीक है, कल ये सारा ये करना, अंडरस्टैंड द पोलराइजेशन इज द फिनोमेनन एसोसिएटेड विद ट्रांसवर्स वेव, ये लिखा हुआ है। तो कल वाली क्लास में या परसों तक कवर हो जाना। ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसवर्स इन नेचर and therefore can be polarized.
पोलराइज को समझो अभी सिंपल वर्ड में बेटे, हम देखो अगर वैसे हम देख रहे हैं, हम बाहर धूप में निकले तो लाइट की इंटेंसिटी रेटिना पे इंसिडेंट होती है बहुत ज्यादा होती है। अगर आप ग्लासेस पहन लेते हो तो लाइट की इंटेंसिटी कम हो जाती है, वो पोलराइड ग्लासेस होती हैं। इसका मतलब कुछ लाइट रेज को ब्लॉक करते हैं और कुछ लाइट रेज को पास करने देते हैं, ठीक है। दैट प्रोसेस बेसिकली पोलराइजेशन। आप रिस्ट्रिक्ट करते हैं कि लाइट के कुछ प्लेन्स पास कर सकें, बाकी ब्लॉक हो जाए, उसको पोलराइजेशन कहते हैं। अब पोलराइजेशन एंड ट्रांसफर्स ये एक ही चीज है, इनमें दोनों में डिफरेंस कोई नहीं होना अब, ठीक है। लेकिन पोलराइजेशन बहुत डिटेल के अंदर आगे कल क्लास में, मेनली ट्रांसफर वेव है क्योंकि ट्रांसफर वेव को हम पोलराइज कर सकते हैं। दूसरी, डू नॉट नीड a state of matter to propagate, ऊपर डेफिनेशन में लिखा था to travel, that is they can pass through vacuum, they can pass through vacuum। थर्ड के अंदर हमारे पास इन वेव्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। अगर बेटा परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में फेंकते हो तो दे डू नॉट डेविएट टू एनी साइड, इसका मतलब इन पे कोई चार्ज नहीं है। गैमा रेज ओ लेवल में पढ़ते थे, अल्फा बीटा गैमा, जब मैग्नेटिक फील्ड में आए हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में तो किसी डायरेक्शन में डेविएट नहीं करते थे, ठीक है। तो गैमा क्या पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है। तो हमारे पास डू नॉट कैरी एनी चार्ज because they do not show any deflection in a perpendicular electric or magnetic field। अब ये थोड़ा परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड मैंने लिखी, ये क्या बेटे, ये हमारे पास अगर मैं ये कनेक्ट करी मैंने, ये है। अब ऊपर भी प्लेट को इफेक्ट कनेक्ट टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, तो इसका मतलब इस पे चार्ज कौन सा हो जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। और नीचे वाली प्लेट को अगर मैं नेगेटिव टर्मिनल से बैटरी से कनेक्ट कर दूं, इस पे चार्ज कौन सा आ जाएगा, नेगेटिव। दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव। अब बेटे यहाँ पे जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आ रही हैं सारी अल्फा बीटा गैमा, जो सॉरी अल्फा बीटा कह रहा हूँ, गैमा ये एम वेव्स आ रही हैं, अगर ये लाइट रे की फॉर्म में आ रही है तो बेटे अपने ओरिजिनल पाथ से डिविएट ही नहीं करती, बिल्कुल स्ट्रेट ये पाथ मेंटेन करके रखती है। इसका मतलब किसी चीज पे अगर स्ट्रेट लाइन पाथ में जा रही है, किसी फील्ड के अंदर कोई फोर्स नहीं लगी, अगर फोर्स ना लगे तो चीज यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करती है, इसकी वेलोसिटी भी कोई चेंज नहीं आई। तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है, क्योंकि ऊपर प्लेट देखो पॉजिटिव नीचे नेगेटिव है, तो इस पे इलेक्ट्रिक फोर्स जो है ना वो जीरो है। इलेक्ट्रिक फोर्स जीरो। बेटे इलेक्ट्रिक फोर्स जीरो क्यों है, क्योंकि चार्ज नहीं है, इस पे कोई चार्ज नहीं। क्योंकि चार्ज अगर पॉजिटिव चार्ज होता तो ये कहाँ जाता, नीचे की तरफ आती, नेगेटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होता। और अगर नेगेटिव चार्ज होता देन शुड मूव इन अपवर्ड डायरेक्शन, ना ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, इसमें रिजल्टेंट फोर्स पे जीरो लग रही है, इलेक्ट्रिक फोर्स जीरो है। सिमिलरली इसी चीज को अगर मैं इंटरप्रेट करूं कि ये अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैं रिप्रेजेंट करिए, मैग्नेटिक फील्ड है व्हिच इज डायरेक्टेड इनटू द प्लेन ऑफ पेज, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड जो आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ी हुई है, क्रॉस साइन इनटू द प्लेन ऑफ पेज रिप्रेजेंट करता है, डॉट साइन आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेज को इंडिकेट करता था, ठीक है। और ये हमारे पास अगर हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देते हैं, अब बेटे जी यहाँ पे हमारे पास क्या है कि यहाँ पे भी हमारे पास हम कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इसमें भेज रहे हैं, सारी यही ये सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, दोबारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है हमारे पास इसके अंदर बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पाथ में यहाँ पे मूव कर जाती है। इसका मतलब ना ऊपर गया ना नीचे गया बेटे, हमारे पास अगर चार्ज होता तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल की वजह से शुड शो एनी डिफ्लेक्शन either upward or in downward direction by Fleming's left hand rule. If no deflection is shown, इसका मतलब इन पे कोई चार्ज नहीं है फिर, ठीक है। तो इसमें मैग्नेटिक फोर्स क्या है, जीरो है। तो यहाँ से ये रिजल्ट निकलता है इसलिए जीरो है क्योंकि चार्ज नहीं है इसके ऊपर। चार्ज होता तो डेफिनेटली डिविएट करता है किसी न किसी साइड के ऊपर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आगे बेटा, फोर्थ पे। अच्छा बेटे ये तो हो गया वैक्यूम में से पास कर गई, ठीक है, हमारे पास चार्ज भी इन पे कोई नहीं है, और ये हमारे पास वैक्यूम में से पास कर देते
और अब वैक्यूम में से अगर पास करती है तो इसकी स्पीड क्या होती है, सेम होती है एयर या वैक्यूम में, विच हैज अ कांस्टेंट वैल्यू ऑफ 3 टाइम्स 10 टू रेज पर 8 मीटर पर सेकंड। ठीक है, बिल्कुल कांस्टेंट वैल्यू होगी इसकी। और वैल्यू बिल्कुल वो जो है, और वैल्यू हमें ये डेटा पेज पे गिवन भी होती है कि कितनी हमारे पास स्पीड है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की किसी भी मीडियम के अंदर। तो हम लिख सकते हैं मूव विद द सेम स्पीड ऑफ, अब डेटा पेज पे वैल्यू गिवन होती है और डेटा पेज पे जो वैल्यू गिवन होती है दैट इज ऑलवेज गिवन इन 3SF। ठीक है, सेम स्पीड 3.0 times 8 मीटर पर सेकंड इन एयर और वैक्यूम। अच्छा, और नेक्स्ट ये भी आता है कि बेटे जब ये वेव प्रोपगेट कर रही होगी तो ड्यूरिंग प्रोपगेशन अपनी एनर्जी ये ट्रांसफर करती जा रही होती है। तो जो ऐसी वेव जो एनर्जी ट्रांसफर करती जा रही होती है उसको हम बेसिकली ये भी डिफाइन कर रहे होते हैं कि वो प्रोग्रेसिव वेव है। ठीक है, और दूसरे हमारे पास ये जितनी भी वेव्स हैं सारी सारी रिफ्रैक्ट करती हैं बेटे, डायफ्रैक्ट करती हैं, इंटरफेयर करती हैं। अब रिफ्रैक्ट का मतलब तो पता है आपने, डायफ्रैक्ट हमने आगे पढ़ना है, वेव का स्प्रेड आउट होना। ठीक है, उसको डायफ्रैक्शन कहते हैं। एंड इंटरफियर, इंटरफियर वेव्स का मीट करना जो होता है वो इंटरफेरेंस होता है। लेकिन रिफ्लेक्शन को कॉमन प्रॉपर्टी में आप नहीं लिखेंगे बेटे, ओ लेवल में ऑल्दो चल जाता है लेकिन ए लेवल में आया हुआ है, उसने गलत भी किया हुआ है। Why reflection is not considered as a common property? Because if we are having a black rough texture, उस पे इंफ्रारेड रे आके एब्जॉर्ब होती है rather than to reflect back। ठीक है ना, एब्जॉर्ब होने के बाद वो एमिट होती है। there is a time lap between absorption and emission, and while there is no time lap in case of reflection। ठीक है ना, तो हमारे पास बेटे अब्जॉर्ब होने के बाद वो एमिट होती है, रिफ्लेक्ट नहीं होती। रिफ्लेक्शन इज नॉट कंसिडर्ड एज अ कॉमन प्रॉपर्टी ड्यू टू डिविएशन बिहेवियर ऑफ इंफ्रारेड अमंग अदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। तो ये हमारे पास ये है, कैन एग्जिबिट रिफ्लेक्शन, सॉरी रिफ्रैक्शन, डायफ्रैक्शन, डायफ्रैक्शन स्प्रेडिंग ऑफ वेव्स को कहते हैं। जब एक देखो फिलामेंट लैंप से लाइट आ रही है पूरे कमरे में स्प्रेड आउट हुई थी। डायफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन नेक्स्ट चैप्टर में आ जाएगी, इंटरफेरेंस भी आ जाएगी। इंटरफेरेंस प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज और एनर्जी भी ट्रांसफर करते जा रहे होते हैं ड्यूरिंग मोशन, लेकिन हमारे पास एनर्जी ट्रांसफर भी कर रहे होते हैं, एनर्जी को हम रोक भी सकते हैं। तो इसका मतलब उसको अब ए लेवल में नहीं लिखा करते। ठीक है, तो याद रखना बेटा, मैं लिख दूं तो फिर भूल जाना, आपने वो लेवल से रट्टा लगाया होता है। रिफ्लेक्शन इज नॉट कंसिडर्ड एज अ कॉमन प्रॉपर्टी। ठीक है, रिफ्लेक्शन is not a common property due to deviation behavior of absorption and emission on dark rough surfaces। ठीक हो गया, ये बेटा कवर हो गया। अब नेक्स्ट पे हम आगे डॉपलर इफेक्ट। ये कॉमन, ये प्रॉपर्टी आपके सामने, ये आपको क्लियर हो गया। स्टेट ये बेटा सारा हो गया। ये भी रिकॉल, रिकॉल आपने याद करनी है। ठीक है,
कोई यूजेस नहीं है यहाँ पे, कोई माइंड में कि सर यूजेस नहीं हमने पढ़े, तो यूजेस सिलेबस में ओ लेवल में था बेटे, यहाँ यूजेस नहीं है, ठीक। कॉमन प्रॉपर्टीज में आया करते हैं, तो बाकी नहीं। रिकॉल फिर याद करना है, वेवलेंथ 400 से 700 इन द फ्री स्पेस, ठीक है, आर विजिबल टू ह्यूमन। अब 7.3 लर्निंग आउटकम जो है थी डॉपलर्स इफेक्ट फॉर साउंड वेव लिखा हुआ है, लेकिन इट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ वेव्स, ठीक है। अच्छा, अब बेटे हमारे पास इसका सारा, इसकी स्टेटमेंट हमारे पास क्या होगी, द अपेरेंट जो जाहिर नजर है, या ऑब्जर्व्ड the apparent change in the observed figure in the frequency, ठीक है, यानी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी जो है of a wave due to motion of a source relative to an observer is Doppler। क्या मतलब, अब थोड़ा सा लर्निंग आउटकम पहले देख लो। अंडरस्टैंड का वर्ड अभी डेवलप करता हूँ। अंडरस्टैंडिंग, when a source of sound moves relative to a stationary observer, the observed frequency is different from the source frequency. Understanding of Doppler's effect for a stationary source and moving object is not required, ठीक है। Understanding of Doppler's effect for a stationary source and a moving, अच्छा, when a source of sound, अच्छा ठीक है बेटे, एक मिनट, ये देखो ना, हमारे पास ऑब्जर्वर नहीं मूव करना चाहिए, ठीक है, मूविंग ऑब्जर्वर नहीं होना चाहिए, मूविंग सोर्स होना चाहिए, ऑब्जर्वर ने रेस्ट पे है, ये चीज है उसने। अब मैं थोड़ा सा बता दूं पहले, मैं सिर्फ समझा दूं, बाद में मैं लिख दूंगा बेटे इसको। बेटे ये हमारे पास एक फायर ब्रिगेड है, ये एक एम्बुलेंस है, ठीक है, और इसने सायरन इसका चल रहा है बेटे हर तरफ, ठीक है, ये अभी रेस्ट के अंदर है। अगर इसका सायरन ऑन है तो इसकी साउंड तो हर जगह ट्रेवल करेगी, साउंड तो हमारे पास कंप्रेशन रेट फ्रैक्शन की फॉर्मेट में होती है। अगर साउंड हर जगह ट्रेवल करेगी तो इसका मतलब साउंड ट्रेवल कर रही है। अगर उसको मैं इन टर्म्स ऑफ वेव फ्रंट्स बना दूं तो मेरे पास कुछ ये साउंड ट्रेवल कर रही है बेटे इसकी। अब बेटे हमारे पास, मैं ये कह रहा हूँ कि अब यहाँ पे दो ऑब्जर्वर हैं, दो ऑब्जर्वर मीन के बेटे, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 16 में इंट्रोड्यूस हुआ था और इसके अंदर आपको एमसीक्यू मिल रहा था 28 की 29 एमसीक्यू इसी के ऊपर होता है। अच्छा, अब बेटे हमारे पास यहाँ दो ऑब्जर्वर हैं, एक साहब यहाँ पे हैं, that this observer is A and this is B observer, observer B, and this is observer A है। अब इसका मतलब है इनको जो साउंड सुनाई देगी वही साउंड होगी जो हमारे पास इसने प्रोड्यूस की है सोर्स ने। ये यहाँ पे कोई और भी बना दो, यहाँ एक यहाँ पे भी है ऑब्जर्वर, ये सी है, एक ऑब्जर्वर इस जगह पे है, ये डी है। इन सारों को वही साउंड सुनाई दे रही बेटे जो प्रोड्यूस होगी है, ठीक है। वो प्रोड्यूस होने का मतलब साउंड तो यहाँ से ट्रेवल किए, प्रोपोगेट किया, सपोज यहाँ से ये कंप्रेशन होगी, एरियर फ्रैक्शन, कंप्रेशन, रेट फ्रैक्शन, कंप्रेशन, रेट फ्रैक्शन, कंप्रेशन, रेट फ्रैक्शन, कंप्रेशन, रेट फ्रैक्शन, कंप्रेशन। यहाँ पे भी हमारे पास क्या होगी, कंप्रेशन, रेट फ्रैक्शन, कंप्रेशन, रेट फ्रैक्शन, कंप्रेशन। ये कंप्रेशन रेट फ्रैक्शन को मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिस जगह हमारे पास प्रेशर ज्यादा है साउंड का, कंप्रेशन जहाँ आ रही होती है वहां पे क्रेस्ट बनती है, और जहाँ पे रेट फ्रैक्शन आ रही है वहां ट्रफ बनती है। अब सिमिलरली बाकी ऊपर भी इसी तरीके से बेटा, क्योंकि मैंने वेव फ्रंट्स बनाई हैं, तो जो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी जो ए को जो साउंड सुनाई देगी और बी को होगी, सी और डी सारों को जो साउंड सुनाई दे रही है वो वाली साउंड है जो कि प्रोड्यूस हुई है, इसने जो प्रोड्यूस की है, जो सोर्स की थी। तो फ्रीक्वेंसी जो आ रही है यहाँ पे वो सोर्स की आ रही है जो साउंड प्रोड्यूस हुई है। ऑब्जर्वर इनके पास जो जा रही है, क्योंकि
एक ही तरह रेस्ट में, ये भी रेस्ट में, ऑब्जर्वर भी रेस्ट के अंदर है। तो हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी जो बेटे जो ए को सुनाई दी है ऑब्जर्वर को, सॉरी, इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी ऑफ बी, फ्रीक्वेंसी ऑफ सी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ डी। ये सारी फ्रीक्वेंसी जो है हमारे पास, ये किसके बराबर, किसकी फ्रीक्वेंसीज होंगी? ये एम्बुलेंस की है जो कि हमारे पास ऑब्जर्वर ने सुनी है। तो ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स के बराबर है ये, ठीक है। इसका मतलब कोई चेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी नहीं है, ठीक है। वेवलेंथ भी हमारे पास जो वेव की प्रोड्यूस हो रही थी वही है, और ये वेव फ्रीक्वेंसी किसकी होगी? ये वेव की होगी। अब स्पीड ऑफ साउंड तो वैसे ही कांस्टेंट है बेटे, तो इन अदर वर्ड ये भी लिख सकते हैं कि हमारे पास जो वेवलेंथ आ रही है यहाँ पे, इसको जो वेवलेंथ आ रही है हमारे पास सोर्स की जो साउंड प्रोड्यूस की है, उसी वेवलेंथ से आगे वेव्स प्रोड्यूस हुई है बेटे, जो ट्रेवल करके गई है सोर्स से लेके, उसी से हमारे पास ये ऑब्जर्व भी हमें वही हुई है, वही वेवलेंथ हमें मिली भी है, क्योंकि सारे रेस्ट में थे। ओलर में हमने ये पढ़ा हुआ ना कि फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है, अब फ्रीक्वेंसी की डेविएशन देखते हैं चेंज होती है। अब अगर हमारे पास if this observer is now moving towards the so if this source is moving towards an observer, ठीक है। if केस 1 पे आ गया, अब if a source move towards observer, source move towards observer, पहले सारे रेस्ट में तो वही सुनी थी जो प्रोड्यूस हो रही थी बेटे। अब इस केस में क्या होगा? अब ये हमारे पास गाड़ी मूव कर रही है टुवर्ड्स राइट साइड विद अ पर्टिकुलर स्पीड जो भी इसकी है, ठीक है। अब बेटे ये इस डायरेक्शन मूव कर रही है, सोर्स है ना, तो मैंने लिख लिया ये वेलोसिटी ऑफ सोर्स है vs। ये फ्रीक्वेंसी भी अब क्लियर होगी ना, f है, तो इसको भी मैंने लिख लिया बेटे fs, जो सोर्स की फ्रीक्वेंसी है। ऑब्जर्वर ए अपनी जगह पे ये बेचारा, ऑब्जर्वर बी से दूर जाती जा रही है, ये इससे डिस्टेंस ज्यादा शो कर दिया मैंने। अब जो हमारे पास बनेगी इसकी वेव फ्रंट, तो बेटा कुछ हमारे पास इस डायरेक्शन में बनी, तो यहाँ प्रेशर ज्यादा होता जाएगा, ये चीज बनती जाएगी, ओवल बननी है ये बेटे। यहाँ पे आप बड़ा क्लियरली आपको नजर आ रहा होगा कि यहाँ पे वेवलेंथ बेटे एक तरफ डिक्रीज होती जा रही है, एक तरफ इंक्रीज होती जा रही है। अब वेवलेंथ यहाँ पे हमारे पास क्या है? ये डिक्रीज कर गई है, ये यहाँ पे वेवलेंथ जो है वो डिक्रीज कर चुकी है, लैम्डा की वैल्यू डिक्रीज कर रही है। लैम्डा की वैल्यू डिक्रीज करेगी तो वेव की स्पीड क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी स्पीड, ठीक है, सॉरी फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो जाएगी। यहाँ पे आपको वेवलेंथ क्या है? वो ज्यादा होती जा रही है, लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे इंक्रीज करती जा रही है। अगर वेवलेंथ ज्यादा होगी तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है? वो डिक्रीज करती है, ठीक है। तो इसका मतलब है यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व होगी, यहाँ फ्रीक्वेंसी जो ऑब्जर्व होगी, ऑब्जर्वर को जो फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी, एफ ओ फॉर ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी, ठीक है, वो बेटे यहाँ पे ज्यादा है देन द फ्रीक्वेंसी व्हिच इज प्रोड्यूस्ड बाय द सोर्स। ये बाद में मैथमेटिकली भी प्रूव करते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी आ रही है, अभी सिर्फ इलस्ट्रेशन दे रहा हूँ उसकी, कि ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी जो है हमारे पास, दिस इज लेस देन फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस वन। तो इट मींस कि अगर हमारे पास, अगर एक कोई भी सोर्स मूव कर रहा होता है टुवर्ड्स द स्टेशनरी ऑब्जर्वर, एम्बुलेंस बेटे आपकी तरफ आ रही है, आप साइड पे खड़े, एम्बुलेंस आप आ रही है आपसे पास करने के लिए आपके करीब से, तो आपको लगे उसकी जो होगी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है तो क्या ज्यादा होता है? हमने बोलने में पढ़ा पिच ज्यादा होती है, तो उसकी हाई पिच आपको सुनाई दे रही होगी। ऑल्दो लाउडनेस तो इंक्रीज होती ही जानी है, आपके करीब आ रही है, लाउडनेस इंक्रीज होती जाएगी और इंटेंसिटी भी ज्यादा होती जाएगी, लेकिन फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज होती जाती है। देखो जो ही आपको क्रॉस करके आगे चली जाएगी, लाउडनेस भी कम होती है, वो तो लाउडनेस को हम बाद में देखेंगे ना, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी भी देखो हमारे पास क्या होती है? वो इंक्रीज करती जाती है, सॉरी डिक्रीज करती जाती है,
ठीक है, तो जब हमारे पास एक सोर्स को मूव कर रहा होगा टुवर्ड्स स्टेशनरी, तो यहाँ फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो रही है, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन द फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस्ड बाय द सोर्स, एंड इफ दिस इज रिसीडिंग, दिस ऑब्जर्वर दूर जाती जा रही है इससे, तो हमारे पास जो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी होगी दिस इज लेस देन फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो मैंने लिखा हुआ है, जब स्टेटमेंट पे आएगा, द अपेरेंट चेंज इन द फ्रीक्वेंसी, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी जो हम सुनते हैं, चेंज बज़ाहिर जो हमें दिखाई देती है या सुनाई देती है, ऑफ अ वेव ड्यू टू मोशन ऑफ सोर्स रिलेटिव टू ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर को मैंने रेस्ट में लेना है। ठीक है, ठीक, क्यों? क्योंकि ऑब्जर्वर फ्रीक्वेंसी इज डिफरेंट फ्रॉम द फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स। हमने ऑब्जर्वर का स्टेशनरी सोर्स रखना है, हमने सॉरी स्टेशनरी ऑब्जर्वर लेना है, मूविंग ऑब्जर्वर नहीं लेना। ठीक है, उससे भी वो भी होता है, लेकिन सिलेबस में जितने हैं वो है। तो इसका मतलब जब मूव कर रहा है टुवर्ड्स तो इंक्रीज कर गई, अगर इंक्रीज कर गई तो इसको मैं यहाँ पे फिक्स कर दूं, ऊपर हो जाएगी। और केस 2 के अंदर भी यही डायग्राम बननी है कि अगर उसके अंदर हम लोग, ठीक है, अगर अवे जा रही है तो इसका मतलब यहाँ पे खत्म कर दूं, यहाँ पे इसको खत्म कर दूं। अब हमारे पास क्या होगी, फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी बेटे, कम हो रही है। इस अपेरेंट चेंज को आप कह रहे होते हो। अब ये अपेरेंट चेंज तो है, लेकिन ये किस फॉर्मूले पे डिपेंडेंट है? फॉर्मूला बेटे ये जो अभी लिख रहा हूँ इसको भी रटा लगाने की जरूरत नहीं, हमें गिवन है, डेटा पेज पे फॉर्मूला गिवन हो ये वाला। ठीक है, इसलिए याद करने की जरूरत नहीं है। फॉर्मूला हमें जो गिवन है, दिस इज एफ एस एफ ओ, एफ ओ मीन ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी, दिस इज इक्वल टू एफ एस वी ओवर वी प्लस माइनस वी एस। अच्छा, अब प्लस साइन कब आएगा, नेगेटिव साइन कब आएगा, उसको देखते हैं अभी। बेटे यहाँ पे एफ ओ जो है दिस इज ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी, जो फ्रीक्वेंसी हमें सुनाई देगी, दिखाई देगी। एफ एस मीन फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स, ठीक है। वी हमारे पास क्या आ रही है, दिस इज वेलोसिटी कह लें या स्पीड कह लें, या स्पीड ऑफ वेव। साउंड ट्रेवल करनी है, स्पीड वेव में साउंड की स्पीड होगी, अगर लाइट है तो लाइट भी आती है, लेकिन हमारे सिलेबस में साउंड के इफेक्ट के साथ ही है। वी एस किसकी होगी, स्पीड या वेलोसिटी ऑफ सोर्स के ऊपर है। ठीक है, अच्छा, अब इसकी एप्लीकेशन फर्दर के इस फॉर्मूले की क्या होने वो कल वाली क्लास में।